ग्लोबलाइजेशन जो है उसको बहुत ज्यादा जो है ना चीजों से हम बयान कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। जैसे जब जो है लेबर्स एक दूसरे के पास आते जाते हैं, ट्रेड होता है, इंफॉर्मेशन की जो है ना एक्सचेंज होती है। बेसिकली एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक जो भी चीजें जो है ना क्या कहते हैं कि आ जा रही हैं, चेंज हो रही हैं, उसको हम जो है ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जिसमें सर्विसेज हो गया, जिसमें गुड्स हो गए, फाइनेंस हो गया, लोग हो गए, आइडियाज हो गए। इससे पहले ये होता था कि हर हर कंट्री सिर्फ अपना ट्रेड करता था, अपने लोगों में जो है ना बेचता था। लेकिन द थिंग इज कि ग्लोबलाइजेशन जो है, वैसे तो कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो नए किस्म का कोई कंसेप्ट है। पर अगर हम पीछे देखें, हम सिल्क रूट को देखें, या जिसको अब सिल्क रोड कहा जाता है, तो वो सदियों पुराना जो चाइना का था, उसमें भी जो है हम इंटरनेशनल जो है ट्रेड करते थे। जैसे सऊदी अरब होता था, तो सऊदी अरब वाले भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते थे, वहां से ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली हर जगह मौजूद थी। लेकिन ये है कि जैसे 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 दुनिया तरक्की करती है, तो हम उसको जो है लीगली जो है उसको ग्लोबलाइजेशन को सामने लेकर आते हैं। लीगली कैसे? जैसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसमें हम बाकायदे रूल्स जो है ना चार्टर करते हैं। इसी तरीके से जो है इंटरनेशनल लॉ होता है, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रखे हुए हैं कि भाई डिप्लोमेट्स जो हैं उनके क्या रूल्स हैं, या फिर जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन लेबर्स के क्या रूल हैं, क्या नहीं है। तो बेसिकली वो सारी चीजें जब हमने लीगलाइज कर दिया, हमने लॉ में ला कर खड़ा कर दिया उन चीजों को, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहने लगे। वैसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो है इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होती है। ये लिबरलाइजेशन का समझे फंडामेंटल जो है आइडिया है, जिसमें वो कहते हैं कि ट्रेड बढ़ाएं, एक दूसरे से आइडिया शेयर करें, एक दूसरे पर सब लोग डिपेंडेंट हो जाए। इससे क्या होगा कि एक दूसरे में जंग नहीं होगी। अच्छा, अब जो ग्लोबलाइजेशन है उसके बहुत फायदे भी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और नुकसान भी हैं। जो फायदे हैं, देन अगेन हम मार्क्सिज्म की जो पिछली थ्योरी है उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि भाई इस ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ और सिर्फ जो फायदा दिया है वो अमीर कंट्रीज को दिया है। जो गरीब कंट्रीज हैं उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ है। जबकि जो गरीब ममालिक हैं जो अमीर ममालिक हैं उनका कहना है कि नहीं भाई, ये विन विन सिचुएशन है। हम अगर जो है ना आपके घर में, आपके स्टेट में आके कोई भी कंपनी लगा रहे हैं, तो साथ साथ हम आपको भी जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपके लोगों को जो है हम चीजें दे रहे हैं। आज जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो आप अपने मुल्क में बना नहीं सकते हैं, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की ही एक तरीके से क्या है, आप एक सौगात है, आपको एक गिफ्ट है। तो एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? अगर कुछ ऊपर ऊपर से देखें, तो पहले जो है जीडीपी इंक्रीज होती है जहां पर भी जो है ग्लोबलाइजेशन बढ़ती है। यानी बाहर के ममालिक के जो लोग हैं वो आपके यहाँ जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जीडीपी में इंक्रीज आता है। जैसे सी पेक है, या सऊदी अरब है, या मलेशिया है, उससे पाकिस्तान में जब जो है अपनी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो उससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ी बेहतरी मिली। सही, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट उसका एग्जांपल है कि अफ्रीका में ग्लोबलाइजेशन हुई तो वहां पे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया है, वहां पे जो है ब्राजील है। स्पेशली इन कंट्रीज में जो है ना सिर्फ जीडीपी का इंक्रीज हुआ है, बल्कि उनमें रिडक्शन हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट में। एजुकेशन इंक्रीज होती है जब आपके यहाँ बड़ी कंपनीज आ रही है और वो कह रही है कि भाई हमें इस लेवल के जो है लोग चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है अपने लोगों को ज्यादा ध्यान देंगे। आपके जब जीडीपी इंक्रीज होती है, आपकी जब इकोनॉमी बेहतर होती है, तो वैसे ही आप जो है अपनी एचडीआई पे जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कंपटीशन ऑन इवन प्लेटफॉर्म, द कंपनीज ऑल अराउंड वर्ल्ड आर कॉम्पिटिंग ऑन सिंगल ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये नहीं है कि कोई ज्यादा है कोई कम है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है हर किसी को इक्वल जो है चांसेस दिए जाते हैं। इट इंक्रीज फ्री ट्रेड बिटवीन नेशन, ज्यादा ट्रेड स्टार्ट हो जाता है जहां पे ग्लोबलाइजेशन होती है, वहां पे वो बहुत ज्यादा ट्रेड डील्स करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई ट्रेड को जितना आसान बनाया जाए उतना बेहतर है, ताकि आप हमारे मुल्क में ट्रेड करें, आप वहां से फायदा कमाएं, हम आपके मुल्क में ट्रेड करेंगे, हम वहां से फायदा कमाएंगे।
अच्छा, कॉपरेशन जो है उनकी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। वो कैसे हो जाती है कि एप्पल को देखें, एप्पल ने चाइना में भी जो है ना अपना प्लांट लगाया हुआ है, एक दो और जगह पे। वो असेंबल जो है वो सारी चीजें कहीं कोई चाइना बना रहा है, कहीं इंडिया बना रहा है, कहीं कोई बना रहा है, कहीं कोई। वो छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो जाके फिर अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पे वो असेंबल करके एक पूरा फोन बना देते हैं। उससे बेसिकली ये है कि ये जो चीजें बना रहे होते हैं ये कंट्रीज, उसमें जो है कंपनी को फायदा होता है, उनकी कॉस्ट कटिंग होती है, उनको ये चीजें सस्ती पड़ती है। यही अगर वो अमेरिका में बनवाएंगे तो वहां की जो लेबर फीस है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि उनको जो है वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। अच्छा, ग्लोबल मास मीडिया टाइज टुगेदर, यानी कि जो मीडिया है, अब आपको पता होगा कि अगर पाकिस्तान में भी कोई चीज होती है तो वो भी आपको बीबीसी पे नजर आती है। जो भी चीज जो है कुछ ज्यादा जो है यहाँ पे जोर पकड़ती है तो वो बीबीसी वाले उसको कवर करते हैं। तो जो मास मीडिया जो हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यानी ट्विटर फेसबुक वगैरह, वो हो गया जो आपके मोबाइल का है, जो आपका प्रिंट मीडिया है, सब मीडिया जो है वो ऑल टुगेदर उसको कनेक्टिविटी हो गई है, क्योंकि दुनिया ने जो है चैनल्स ओपन कर दिए हैं। जो मुल्क है उन्होंने चैनल्स ओपन कर दिए हैं एक दूसरे से कनेक्ट होने के। थ्रू टेलीविजन आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, थ्रू सेलफोन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया। अब वहां के बुक आसानी से यहाँ पे मिलते हैं। कोई जमाना होता था कि मतलब जो पिछला जमाना था वर्ल्ड वॉर 1 का, तो जो बाहर के बुक्स होते थे वो इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते थे तो फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में यानी जो है कन्वर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि इंग्लिश ऑलमोस्ट जो है तकरीबन तकरीबन सब ममालिक के लोगों को आती है, तो वो चीज जो हर्डल था वो तकरीबन खत्म हो गया है। ठीक है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है लोगों के और कॉरपोरेशंस के बीच में। यहाँ पे जो है जो कॉल सेंटर्स है वो असल में जो है फायदा जो है किसको पहुंचा रहे होते हैं। लेट्स से यहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो जवाब जो है अमेरिका या फिर मेक्सिको या कनाडा वहां के जो है कस्टमर्स को दे रहे होते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन जो है इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है कॉपरेशन के लेवल पे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी जो छोटी समझे वो है ममालिक है, उनको तो इतना ज्यादा इन बातों का, क्योंकि वो ऑलरेडी गरीब होते हैं, उनको अपने गवर्नेंस के इतने इशू होते हैं तो उनको ये बातें पता नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब दुनिया सारी साथ मिलकर ग्लोबलाइजेशन की वजह से चल रही है तो सब लोग मजबूर हैं कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी काम करें। ठीक है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज डेवलप नेशन में हो रहे हैं। हर कोई अमेरिका और इस किस्म के लिबरल जो ममालिक हैं उनसे ज्यादा इम्प्रेस है। और इसके अलावा रिड्यूस कैरियर कल्चरल बैरियर। आज जो है तकरीबन हम सब लोगों का कल्चर अब मिलता जुलता है, हर कोई मैकडोनल्ड खाना चाहता है। पहले तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती थी, लेकिन कोविड के बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी अंग्रेजों वाला हो गया कि बस 20-25 लोग हम मंगाए और जो है शादी कर लें। अब ज्यादा जो यूथ है वो यही कहती है कि बस कुछ लोग मंगाए, इतने ज्यादा मंगाने की जरूरत नहीं है, हम शादी कर लें, या हम न्यूक्लियर फैमिली है हम अलग रहें, या हमने जीन्स और शर्ट्स पहनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें ग्लोबलाइजेशन जो है बता रहा है। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही जो है ग्लोबलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आईआर कहता है कि भाई इसने अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर दी है। देखिए, जो अमीर कंट्रीज थे उनके लिए ये बड़ा मसला नहीं था कि उन्होंने कंपनीज बनाई और वो फौरन से बांग्लादेश या पाकिस्तान या इनके किस्म के कंट्रीज में आ गए। मैंने आपको पहले भी ये मिसाल दिया था कि जब बड़ी कंपनीज यहाँ पे आती है तो वो हमें ना उस किस्म का जो है लेबर राइट प्रोवाइड कर रही होती है, ना हमें वेजेस प्रोवाइड कर रही होती हैं। बल्कि वो यहाँ पे आते ही इसलिए है ताकि वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर सके। लेकिन कॉस्ट कटिंग करने के साथ साथ वो जो है हमारे जो लोग होते हैं उनको भी अब्यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आईआर का सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि भाई ये इनकम गैप जो है डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का एवरेज जो है पर एनम इनकम जो एक बंदे की है वर्सेस यहाँ के जो बंदे की है, उनके डॉक्टर्स को ही मिला ले तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहां की जिंदगी जो बाहर की जिंदगी है वो बहुत आसान है। वहां पे आपको जो है आईफोन या फिर कार या फिर गाड़ी घर लेने के लिए जो है सालों की बचत नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपके पास अगर थोड़ी बहुत जॉब है, अगर तो वहां की जॉब बहुत अच्छी पे देती है कंपेयर टू हमारे गरीब ममालिक, उसी में से आप हर चीज ले सकते हैं मतलब किस्तों पे। ठीक है, डिफरेंट वेजेस स्टैंडर्ड हैं जो पहले से बात मैंने की। ग्लोबलाइजेशन में मीडिया सेक्टर जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय हैंडफुल। याद है हमने एक थ्योरी पढ़ी थी। आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम आ रही है सही से। मैडम अच्छी भी आवाज। अच्छा अयाज, आपको वॉइस क्यों नहीं आ रही मेरी?
हमने थ्योरी पढ़ी थी, पोस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेसिकली मीडिया को जो है कुछ एलिट्स जो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। दुनिया जो है उसमें मीडिया जो है उसमें सच सिर्फ वो होता है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। यानी फिर मैंने आपको मिसाल दिया था कि अमेरिका ने कहा था कि अल जजीरा ने हमारे खिलाफ ये साजिश की है। जब 9/11 का वाकया होता है तो उसके बाद उन्होंने जो है बहुत ज्यादा अमेरिका पे एंटी प्रोग्राम्स बनाए, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट जो है वहां के लोगों का ओपिनियन जो है अमेरिका के बारे में एंटी हो गया। लेकिन इन रियलिटी अमेरिका खुद जो है, जो वेस्टर्न मीडिया है, वो हमेशा मुसलमानों को जो है वो टेररिस्ट दिखाना चाहता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसलमान कंट्री पर बल्कि जो भी कंट्री जो हम मुसलमानों से इंटरेक्शन में नहीं आई है, स्पेशली जो हम साउथ ईस्ट एशियन मुसलमान है, तो वो समझते हैं कि हम सब के सब जो है वो टेररिस्ट हैं और हमारे यहाँ ना खवातीन को कोई आजादी है, ना यहाँ कोई जीता है, हर कोई यहाँ मौलवी है, सबका काम सिर्फ एक दूसरे को मारना है। तो ये कौन कर रहा है? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज ग्लोबलाइजेशन का ये है कि हमसे तो वो हर टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है, जो मैंने आपको कोर और सेमी पेरीफेरी पेरीफेरी का पढ़ाया था, कि जब उनकी बारी आती है तो वो जो है हमें कोई टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जैसे जुनैद ने कहा है कि दुनिया की सारी जो कंपनीज है, वो 4 मेजर जो इंटरनेशनल कंपनीज है, वो जो है मीडिया मीडिया वर्ल्ड जो है वो उसको कंट्रोल करती हैं। और बेसिकली दुनिया की जो जो सबसे बड़ी कंपनीज है उनको जो है ब्रिटेन की एक फैमिली है वो ओन करती है, और जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है बेसिकली वो उसको चलाती है। तो इसलिए उनके यूजुअली जो उनका उनकी जो वीडियोस होती हैं, अच्छा ये भी आपने देखा होगा कि दुनिया जो है पाकिस्तान के और इनके तो बहुत खिलाफ है, लेकिन वो इंडिया के बारे में इतना खास जो है ना नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं रखती। अच्छा, उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया का डायस्पोरा, यानी जो यहाँ से लोग वहां जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो अनलाइक पाकिस्तानी, उनका जो उनकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी होती हैं। तो वो वहां पे चाहे उनको कितने भी साल हो गए, वहां 2-3 उनकी नस्लें चल गई है, वो वहां पे पैदा हुए हैं, वो प्योरली वहां के अमेरिकन है, लेकिन स्टिल वो काम इंडिया के लिए कर रहे होते हैं। आपने कभी देखा, अगर किसी ने लिली सिंह का प्रोग्राम देखा हो, किसी ने देखा है लेट नाइट शो विद लिली सिंह? पहले लिली सिंह जो है वो यूट्यूब की वीडियोस बनाती थी, लेकिन अब उसको जो है वहां पे फर्स्ट शी वाज फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट साउथ एशियन, जिसको जो है ना बाकायदे प्रोग्राम दिया गया था सीएनएन पे या किसी ऐसे चैनल पे। तो उसको अगर आप देखें तो वो पैदा ही कनाडा में हुई है, ठीक है, वो कभी इंडिया इतना ज्यादा 1-2 बार गई होगी तो गई होगी, वरना वो पैदा ही वहां पे हुई है। लेकिन बावजूद उसके उसकी मतलब वो हर बात में इंडिया को प्रमोट करती है। जो भी बात आती है ना उसमें वो इंडिया ही को प्रमोट करती है। या अब कमिला हैरिस जो है वो मिक्सचर है, शी इज हाफ इंडियन एंड देन हाफ कुछ हाफ आई थिंक नाइजेरियन समथिंग है। तो उसको भी अगर आप देखें तो वो ज्यादा जो उसका वो जो सॉफ्ट साइड है वो किस तरफ होगा? इंडिया की तरफ होगा। और पाकिस्तानी वहां पे बिल्कुल उलट है। पाकिस्तानी क्या होगा, यहाँ से जब वो जो है कनाडा या ब्रिटेन जाएंगे तो वो ऑल सडन जो है ना अंग्रेज बन जाएंगे, और वो सबसे पहले जिस चीज पे थूकेंगे वो अपना मुल्क है। वो कहेंगे इसमें तो ये मसला था, इसमें तो ये मसला था, इसमें तो ये मसला था। हालांकि अगर आप मसलों को गिनवाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे यहाँ जितने मसले हैं उससे डबल इंडिया में है। लेकिन आपको इंडिया के लोग कभी भी शिकायत करते हुए नजर नहीं आते हैं, वो हमेशा उसको अच्छा करके दिखाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे मुल्क, हमारे जो अपने सिटीजन है वो ही अपने कंट्री से जो है वो सिंसियर ही नहीं है। कितने जो है अभी 2-3 ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पाकिस्तानी बैठे हैं, पर क्या वो कोई पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं? वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, वो ब्रिटेन से ही सच्चे होंगे। वर्सेस अगर इंडियन वहां पे बैठे हुए हैं तो वो हर तरीके से कोशिश करेंगे कि वो जो है इंडिया की किसी ना किसी तरीके से हेल्प करें। मैं मलेशिया में रहती थी, वहां पे तामिल रहते थे। अब तामिल जो है वो इंडियन नस्ल है बेसिकली। श्रीलंका में आपको बहुत मिलते हैं और इंडिया में मिलते हैं, और फिर वहां से जहां जहां माइग्रेट करके गए वहां पे मिलते हैं। तो अब उनको आए हुए लाइक उनके जो ग्रैंड फादर्स थे वो लोग मलेशिया में आए थे जब मलेशिया की आजादी हो रही थी, फिर उनके पेरेंट्स वहां पे रहे हैं, फिर उनके ये बच्चे थे, मतलब ये सेकंड थर्ड जनरेशन थी बेसिकली। इन लोगों का इंडिया में कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मतलब ये प्योरली मलेशियंस है। इनके कोई भी ना इनके इनके जो ग्रैंड ग्रेट फादर्स थे वो मर गए, उसके बाद ना उनके चाचे हैं ना मामे, कोई भी वहां नहीं है, हर कोई उनका यहाँ पे है। बावजूद उसके वो जो है ना खुद को लाइक इंडिया से बहुत करीब समझते हैं। वो अभी भी अपने मुल्क से ज्यादा वो इंडिया से जो है
सिंसियर है वो। अगर मलेशिया और इंडिया के बीच उनको चूज करना पड़े तो आई बिलीव वो इवन मलेशियन होने के बावजूद इंडिया को चूज करेंगे। तो कहने का सारा मकसद ये था कि हमारे लोग जो हैं वो सिंसियर नहीं है, और फिर जो ये ग्लोबल मीडिया है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, वो और ज्यादा जो है, जो जिन जिन कंट्रीज को उन्होंने टारगेट किया हुआ तो उन्हें और ज्यादा खराब करके जो है वो दिखाते हैं। मैम, इंडियंस की तो मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और आज इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो भी एंटी स्टेट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो मोस्टली बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। तो उन्होंने आज फैक्ट्स और फिगर्स भी बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेंड्स है, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सपोर्ट में और सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान, ये इसराइल और इंडिया से ट्वीट किए गए हैं। तो मीडिया का किरदार हमारे पास थोड़ा वीक है, इसलिए हम थोड़ा पीछे हैं। अच्छा, अब हमारे जो मीडिया है उसका किरदार क्यों वीक है? क्योंकि हम जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कभी नहीं करते हैं, ना ही हम किसी को आगे बढ़ने देते हैं। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कैसे पेनिट्रेट किया है लोगों के दिमाग में, दे वेंट थ्रू देयर ड्रामास एंड बॉलीवुड। ठीक है, उनके बॉलीवुड की वजह से जो है ना वो दुनिया के हर कोने में जाने जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो, मतलब मैं चाइना के चाइनीज से मिली, मैं सूडानीज से मिली, मैं यमनीज, लिबियन, मैं तक बहुत ज्यादा जो है ना नेशनैलिटीज के लोगों से मिली, और उन सबको जो चीज पता होती थी वो मुझे देख के जो है ना, कभी भी किसी ने ये नहीं किया पाकिस्तानी, वो कहते थे ओ इंडियन, क्योंकि उनको लगता था कि जो भी हमारे जैसे कलर के हैं या हम जैसे हैं तो वो सारे के सारे इंडियन ही होंगे। और वो जिनको जो है ना ये नाम नहीं आता था वो कहती शाहरुख खान, शाहरुख, मतलब वो बताना चाह रहे होते थे कि अच्छा आप इंडिया से हैं। तो उन क्या इससे जो है ना, आप हमारे पेरेंट्स की जवानी के जमाने में चले जाएं तो आपको पता चलेगा, बल्कि हमारी दादी नानी के जमाने में चले जाएं तो उस टाइम पे जो है इंडिया भी जो है ग्रोइंग था और पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी ग्रोइंग थी। लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री वहीं पे हाल्ट हो गई। आज भी हम दुनिया में सबसे अच्छे ड्रामे बनाते हैं, कंपेयर टू इंडिया हमारे ड्रामे अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने ज्यादा जो है वो एक कंजस्टेड किस्म की हमारी सोसाइटी है कि अगर हमारी किसी हीरोइन ने जो है ना थोड़े से स्किन दिखा दी तो वहां मतलब यहाँ पे जो है उसको धमकियां देना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको मारना, वो सारी मूवी आपने बैन करा देनी है, लोगों ने सिनेमाएं जला देनी है। तो बेसिकली चीज ये कि जब यहाँ पे आप लोग उसको अप्रिशिएट ही चीजों को नहीं करते तो उनके पास पैसे नहीं बनते, पैसे नहीं बनते तो वो आगे जा नहीं सकते। अब मीडिया जो है, अगर आपके हीरो हीरोइंस आज उनकी शाहरुख खान और सलमान खान की तरह मशहूर होते, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पे उनको वो मौका ही नहीं मिला। आज भी अगर हम इतने उस लेवल पे चढ़ जाएं, उस लेवल पे पहुंच जाएं जहाँ पे हम बाकायदे बॉलीवुड को जो है वो कंपटीशन देना स्टार्ट हो जाए, तो आप देखेंगे कि हमारा मीडिया भी स्लोली स्लोली जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ेगा और वो जो है वो मशहूर होना स्टार्ट। पहले देखिए लोग पहले इंटरटेनमेंट देखते हैं, हर कोई तो न्यूज नहीं देखता। इंटरटेनमेंट के जरिए आप दुनिया दुनिया तक पहुंचे, उसको दिखाएं कि भाई पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझते हैं। उससे क्या होगा, स्लोली स्लोली जो है दिमाग उनके चेंज हो गए। जब उनके दिमाग चेंज हो गए तो फिर वो इंटरेस्ट लेंगे आपकी पॉलिटिक्स में। और आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वो लेस बायस्ड हैं कंपेयर टू इंडिया। अगर आप कभी इंडिया के, जी जी जी, एक वो ये बता रहा था कि जो यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो ड्रामाज वगैरह बनते हैं, एक्चुअली इसकी रीज़न कंटेंट ना होने की वजह से नहीं है, क्योंकि स्किन मैटर आई थिंक नहीं करता। कंटेंट स्ट्रांग हो, जैसे अब तुर्की प्रोवाइड कर रहा है, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है यूरोपियन कंट्रीज भी उनको देख रहे हैं। तो आई थिंक सो कंजस्टेड तो वहाँ पे भी नहीं है, कंटेंट हमारे पास स्ट्रांग नहीं रहा है शायद वो जो नहीं, होना चाहिए कंटेंट था, जो 60 और कंटेंट हमारे 70 में था। पास अगर मैडम आप मैं कुछ बोलूं? बोले। कंटेंट के हवाले से तो हमारे वहाँ राइटर्स बहुत बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, जैसे आपने कहा। जैसे अभी लास्ट 5-6 साल से शर्मीन उबैद चनाय बहुत ही जबरदस्त काम कर रही हैं इस फील्ड में। तो इसी तरीके से बहुत अच्छे डायरेक्टर्स वहाँ यहाँ से माइग्रेट करके चले गए हैं, राइटर्स अच्छे पढ़े हुए हैं, अच्छा कंटेंट मिल रहा है। लेकिन ये इसी वजह से जो सिनेमा ये थोड़ा बहुत इसी वजह से हम इसमें नहीं बढ़ रहे इस फील्ड में शायद। बिल्कुल। देखिए आप अपने हम कितने सालों के बाद शायद हमने अपने पूरा जो हमारा बचपन था वो तो हम लोगों ने शायद सिनेमा देखना ही, मुझे तो याद नहीं है, मैं कोई 1 या 2 बार ही जो है ना सिनेमा गई होंगी। उसके बाद ये कौन सी मूवी आई थी, खुदा के लिए। खुदा के लिए तो आप सब लोगों को याद होगी, वो पहली बार सिनेमा में लगी थी पता नहीं कितने सालों के बाद। उसके बाद स्लोली स्लोली जो है 3-4 मूवीज आई जिनको अच्छा जो है वो मिला है,
एक तरीके से लोगों ने उसको देखा है। उसके बाद अब फॉर द फर्स्ट टाइम पता नहीं कितने सालों में हमारी इंटरनेशनली 3 या 4 मूवीज है जो चाइना में, तुर्की में, मलेशिया में, कुछ और कंट्री से जहाँ पे उन्होंने जो है उनसे साइन की थी डील्स, उसके बाद वहां पे जो है वो हुई है। अब बात यह है कि जब हम ब्रिटेन और कनाडा में जो है अपनी मूवीज को जो है रिलीज कर रहे हैं तो हम करते हैं अपने लोगों के लिए, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं तो 1-2 अंग्रेज और चाइनीज भी आ जाएंगे। बेसिकली हम तो पाकिस्तानियों के लिए कर रहे होते हैं, पर मैं आपको वही मिसाल दे रही हूँ कि हम पाकिस्तानी एज पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानियों को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम इंडियन मूवी देखेंगे, वो मूवी देखेंगे जो पूरी इंग्लिश कॉपी होगी। अब जो आप लोगों में से जो इंग्लिश मूवीज देखते होंगे, क्योंकि मैं बेसिकली हॉलीवुड की फैन हूँ, मैं हॉलीवुड की देखती हूँ, फिर कभी वंस इन अ ब्लू मून अगर मैंने कोई भी इंडियन मूवी देख ली तो वो हमेशा 100% किसी ना किसी जो है ना इंग्लिश मूवी की कॉपी होती है, 100%। तो ये बात ये है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ पैसे नहीं है मीडिया के, ठीक है, मीडिया के पास, मूवीज के पास, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। इंडिया में जो है जितना हमारा समझे पूरी मूवी का बजट होता है, उनकी समझे शायद एक हीरोइन का भी उससे ज्यादा होता होगा, उनकी एक एक्ट्रेस का भी उससे ज्यादा बजट होता है। हमारे यहाँ 1-2 करोड़ में पूरी मूवीज बन जाती है, वहां पे तो पता नहीं कितने 50-50 करोड़ पता नहीं कितने कितने लगते हैं। तो द थिंग इज अभी हम थोड़ा बहुत जो है ना काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करें। हर जगह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, तो फिर क्या होगा, स्लोली स्लोली लोगों का भी जो है ना ध्यान चेंज होगा कि हाँ अच्छा भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान कोई टेररिस्ट कंट्री नहीं है, ये तो देखिए मूवीज भी बना रहा है, ये सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। तो कंटेंट बेसिकली हमारे पास जो है ना वो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन मैडम लोग जो है एग्जैक्टली ईअं खुदा के लिए त कंटेंट बेहतरीन हुयो न, बेहतरीन। मास्टरपीस हुयो बाकायदे। और इसके अलावा मैंने तकरीबन पाकिस्तानी तो सारी मूवीज देखी थी, जवानी फिर नहीं आनी, उससे मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई इंडियन मूवी भी जो है ना कॉमेडी में अभी तक नहीं पहुंची है। वो एक प्योर हमारा पाकिस्तानी था। अच्छा, उसे मैं कोई और मूवी देख रही थी, वो तो इंडियन थी, रूही नाम था उसका। तो लिटरली उन्होंने जो है ना वो जो पूरा जो एक्सेंट था वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे का निकाला हुआ था। वो मंजिल खातून हमारा ड्रामा बहुत मशहूर हुआ था, खातून मंजिल हाँ खातून मंजिल आई बिलीव। तो पूरा का पूरा वो जो बात कर रहे थे, वो 4-5 उनके अच्छे अच्छे डायलॉग थे, वो सारे उस ड्रामे से निकाले हुए थे। इंडियन हमेशा कॉपी करते हैं, बट ये है कि वो मशहूर हो गए हैं। जैसे यहाँ पे होता है ना कोई ब्रांड मशहूर है, पिज्जा हट मशहूर है, बस पिज्जा हट पे लोगों को जो है ना बिलीव है, फिर चाहे वो आपको सड़ा हुआ पिज्जा ही क्यों ना भेजे, हम कहेंगे कि नहीं पिज्जा हट का या केएफसी का बर्गर ही अच्छा बर्गर है और अच्छा पिज्जा है। सो बात ये है। अच्छा, अब ये तो हो गया ग्लोबलाइजेशन, जिसके हमने फायदे भी पड़े नुकसान भी पड़े। अब हम आ जाते हैं नेशनलिज्म पर। बेसिकली नेशनलिज्म क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन का आप समझे अपोजिट ही समझ लें। वहां पे हम कह रहे हैं कि लोगों की एक दूसरे से इंटरनेशनली जो है आपने आइडियाज एक्सचेंज करने हैं, आपने उनके प्रोडक्ट्स लेने हैं, उनसे प्रोडक्ट्स देने हैं अपने, मतलब समझे पड़ोसियों में हमने ट्रेड करना है एक दूसरे से। लेकिन नेशनलिज्म क्या कहता है, नेशनलिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें वो कहते हैं कि भाई हमने सिर्फ अपनी नेशन, अपनी जो हमारी प्योर रेस है ना उसको हमने सपोर्ट करना है। जैसे गोरे जो हैं उन्होंने वो जो थे वो नेशनलिस्ट इसलिए क्योंकि वो कहते थे सिर्फ हम जो वाइट हैं वो हम सुप्रीमिस्ट थे, सिर्फ प्योर वाइट जो है वो जो है ना डिजर्व करते हैं कि वो अमेरिका में जॉब करें, वो डिजर्व करते हैं कि वो अच्छी लाइफ गुजारे। इसके अलावा जो भी दूसरे कलर के लोग हैं वो सारे जो है ना हमारी नेशन है, चाहे वो हमारे साथ ही पले बड़े हों, भले वो उनके पास नेशनलिटी हो। लेकिन ये जो अभी तक उनकी जो नाजी थिंकिंग है, नाजीज्म जो था वो भी इसी में से ही निकला था कि उन्होंने कहा था कि हमारी रेस, हमारी नेशन सबसे बेहतरीन नेशन है। अब जो नेशनलिस्ट लीडर होते हैं, अब वो खुल्लम खुल्ला तो इतना नहीं कह सकते कि हम सबसे ज्यादा अच्छे हैं या क्या, लेकिन उनकी आप पॉलिसीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनों को सपोर्ट। जैसे आपको ट्रम्प की पॉलिसी आपने देखी थी कि उसने आते ही मेक्सिको में जो है बाढ़ लगा दिए, उनके जो माइग्रेंट्स थे उनको वहां से निकाला, बच्चों को माओ से अलग कर दिया। उसने खुल्लम खुल्ला कहा था कि भाई चाइना जो है वो मसले की जड़ें हर जगह। और जहां पर भी टेररिज्म की बात आती तो ये जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट है वो मुंह मुंह फाड़ के जो है मुसलमानों को जो है गलत कहते हैं। सो बेसिकली वो सब क्या था, वो नेशनलिज्म की आपको एक लाइव एग्जाम्पल नजर आ रही थी। तो नेशनलिज्म क्या है कि वो कहते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं बेसिकली,
हम सबसे बेहतर है, इसलिए हमें अपने प्रोडक्ट्स को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, हमें अपने ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें दूसरों के ट्रेड नहीं लेने चाहिए। हमें वो देखिए, ग्लोबलाइजेशन जैसे लिबरलिज्म का एक आइडिया था, वैसे नेशनलिज्म जो है वो हम कह सकते हैं कि वो रियलिज्म का ही एक आइडिया है, जिसमें वो अपने पावर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो और सब लोगों की वेलफेयर का नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपनी नेशन का, अपनी नेशनल आइडेंटिटी का सोच रहे हैं। अच्छा, नेशनलिज्म जो होता है वो जरूरी भी होता है और कहीं कहीं जरूरी नहीं होता। अगर हमारे बीच में नेशनलिज्म ना होता, जैसे हम सारे पाकिस्तानी हैं, तो फिर हम पाकिस्तान आजाद ना करा सकते। लेकिन जहाँ नेशनलिज्म, अब क्योंकि हम क्या है कि अब हम जो है मल्टी नेशनल लैंग्वेजेस बन गई हैं, वो कैसे मल्टी रेशल जो है बन गई हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा इथनिक जो है नेशनलिटीज मौजूद हैं। पाकिस्तान में तो फिर भी हम सिर्फ सिंधी, पंजाबी, जो है उर्दू स्पीकिंग वगैरह है, लेकिन दूसरी दुनिया, जैसे मैंने आपको मलेशिया का कहा कि वहाँ सिख भी रहते हैं, चाइनीज भी रहते हैं, वहाँ पे मलेशियंस भी रहते हैं, वहाँ पे वो तमिल भी रहते हैं। अब इसमें अगर मलेशियन नेशनलिस्ट बन जाए और वो कहेंगे हम सबसे बेहतर हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं, हम सिर्फ अपनी चीजें खरीदेंगे, तो क्या होगा, वहां पे क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो बल्कि पूरी दुनिया में देखे ना, जितने भी झगड़े हो रहे हैं वो सिर्फ इस सोच की वजह से हो रहे हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। वैसे वो सोशियोलॉजी में उसको जो है दूसरी चीज कहते हैं। लेकिन जो नेशनलिज्म होता है वो झगड़े करवा सकता है। जब आपकी नेशन दूसरों से खुद को बेहतर समझेगी, तो फिर आप दूसरों को कम समझेंगे, दूसरे स्टेट्स को कम समझेंगे, दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों को कम समझेंगे। जब ये होगा तो फिर क्या होगा, आपके यहाँ मसले स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप लोगों को जो है पकड़ पकड़ कर इमिग्रेशन वालों को, इमिग्रेंट्स को भेजना शुरू करेंगे या फिर मारना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के मैंने आपको इफेक्ट्स भी बता दिए। उसके बाद है मैडम, जी, नेशनलिज्म जो कुछ एडवांटेजेस होंदा या सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं ये? नेशनलिज्म के एडवांटेजेस भी हैं। नेशनलिज्म के एडवांटेजेस ये हैं कि जैसे हमारी नेशन है जिसको अपने मुल्क से कोई इतना ज्यादा खास प्यार नहीं, जब उसमें आप नेशनलिज्म का जो है ना जज्बा जगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को जो है ज्यादा सपोर्ट कर। मैंने आपको जो ये बात सारी बताई, जो लेक्चर दिया कि भाई अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, तो ये एक नेशनलिज्म का क्या था, एक एग्जाम्पल था, जहां मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को हमारी जरूरत है, हमारे मुल्क को हमारी जरूरत है कि हम वो चीज करेंगे। कोई और आके, चाइनीज नहीं आके आपके दरवाजे दर ठीक करेंगे, आपके जो है रोड बनवाएंगे, ये सब हम मिलके करेंगे। तो जहां पे बहुत ज्यादा क्योस हो जाए, जहां पे लोग जो है मुल्क से बहुत ज्यादा तंग आ जाए, उनमें कोई यूनिटी ना हो, वहां पे नेशनलिज्म काम करता है लोगों को यूनाइट करने के लिए। ट्रम्प ने क्या किया, लोगों को, अंग्रेजों को सारों को यूनाइट किया ना, उनको उनकी मर्जी की बात सुना के और जो है वोट ले लिए थे, प्रेसिडेंट बन गया। तो इसी तरीके से नेशनलिज्म के जो है वो, अगर आपके लोग नेशनलिस्ट नहीं है तो वो आपकी कंट्री की केयर नहीं करेंगे, आपकी मिलिट्री आपसे सिंसियर नहीं होगी, आपकी टेरिटरी में आपको जो है बड़ा मसला हो जाएगा, लोग उसको सेव नहीं करेंगे, आपकी अपनी जो प्रोडक्शन है उसको लोग जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। तुर्की का नेशनलिज्म देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि जब अमेरिका ने जो है सैंक्शन लगाने की धमकी दी थी, तो जितने भी तुर्क जो सिटीजन थे, उन्होंने जो है डॉलर फाड़ दिए थे, फेंक दिए थे, और दूसरे जो है वो खुले करवा के उन्होंने लीरा ले लिए थे, ताकि वो अपनी जो करेंसी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते। हमारी नेशनलिज्म का एक ये भी है कि जब जो हम लेट से, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वेल हुआ नहीं था, होना चाहिए था कि हम लेट से इंडिया के प्रोडक्ट्स बायकॉट कर देते हैं। हमने इंडिया के ड्रामे और इंडिया की मूवीज 1 साल तक जो है बायकॉट कर दी थी, जब उन्होंने जो है कश्मीर पे हमला किया था। तो ये हमारा नेशनलिज्म था, ये नेशनलिज्म का एग्जाम्पल था। लेकिन नेशनलिज्म अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो नुकसानकार होती है। मैडम, बायकॉट बता डिसएडवांटेज है ना इकोनॉमी ला? आप उनसे बाइकआउट करें, लेकिन आप वही चीज अपनी ले रहे हैं, तो फिर आपका कैसे वो है, फिर आपका डिसएडवांटेज नहीं है। मैडम छो त जब महिल असां कंहिं बि मिसाल तौर इंडिया जो बाइकआउट था कयूं या अमेरिका जो बाइकआउट था कयूं, ईअं हू बि त असांजे शयुनि जो बाइकआउट करे सघनि था न हम बिल्कुल अपोजिटली। बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ना उसका फायदा समझे या कुछ भी समझे, लेकिन हम जितना इंडिया से ट्रेड करते हैं वर्सेस जो इंडिया हमसे ट्रेड करता है, तो हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं। यानी हम उनसे 99% चीजें मंगाते हैं, जबकि हम उनको जो सेंड करते हैं वो सिर्फ 1% होता है। हमारी चीजें मार्केट में इतनी ज्यादा, वर्ल्ड मार्केट में इतनी ज्यादा बिक नहीं रही हैं। तो अगर हम उनकी 10-12 चीजों से बाइकआउट भी कर देंगे, तो उस पे वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो चीजें हमारे लिए बना रहे हैं और हमें जो है ना भेज रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हें लेना बंद कर देंगे, आज से 25 से 30 साल पहले जो है दुनिया में जो है
सबसे ज्यादा अच्छे जो मुसल्ले होते थे और बेडशीट्स होती थी वो पाकिस्तान की होती थी। आज से समझे 30 साल पहले ले लेते, 30-35 साल पहले। लेकिन हमने क्या किया, फिर वही जो नेशनलाइजेशन हुई उसके बाद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो भी खराब होती गई, हर चीज का लेवल जो है गिरता चला गया। आज जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो अच्छी बेडशीट्स वगैरह हैं वो तुर्की की होती हैं और तुर्की के मुसल्ले होते हैं। अगर आप कभी मुसल्ला लेना जाए तो आप देखेंगे वो मेड इन तुर्की होता है। तो द थिंग इज के आज भी अगर हम जो है अपनी चीजों को सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाए तो हो सकता है हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो जाए। तो उस तरीके में जहां हमने प्योरली अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करना है वहां नेशनलिज्म बहुत अच्छी है, वहां पे नेशनलिज्म हमारे मुल्क के फायदे में है। गॉट इट मैम, थैंक यू। सही। फिर आ जाते हैं 21st सेंचुरी के थ्रेट्स की तरफ। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा करंट अफेयर्स का आप लोगों में से आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो लिया था लेक्चर, मैंने तकरीबन उसमें जितने भी थ्रेट्स बताए थे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के भी थ्रेट्स हैं। आप लोग मैडम असात नंबर होता है क्लास। अच्छा अच्छा, मे बी आप लोग उस बैच से भी नहीं बेचे। यस मैडम, बैच 3 है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम इसको पढ़ते हैं और फिर मुझे टाइम मिला तो फिर हम जो बाकी चीजें रह जाएंगी उसको भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे ट्रेडिशनल जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड, एक होते हैं ट्रेडिशनल थ्रेड और एक होते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स वो हैं जो कंट्री टू कंट्री वो जंग करते थे। उस जंग में आपको पता होता था कि कोई कौन आपसे लड़ रहा है, उनके टेक्टिक्स क्या है, उनकी मिलिट्री कितनी है और क्या वो कर सकते हैं, ठीक है। वो ट्रेडिशनल होते थे। लेकिन फिर क्या होता है कि कोल्ड वॉर के टाइम में, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बाद जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। उनकी जो वार का जो लेवल है ना वो चेंज हो जाता है और जो वार का हदफ है वो भी चेंज हो जाता है। पहले ये होता था ना कंट्री टू कंट्री जो है ना लोग लड़ते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब कंट्री टू कंट्री लोग नहीं, मतलब आर्मीज नहीं लड़ रही होती हैं, बल्कि वहां पे जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो गई। एक तो जो एक स्टेट दूसरे स्टेट के अंडर कराता है, दूसरा खुद जो है ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो है अलकायदा। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने वो बुक जरूर पढ़ना है और आपने वो प्योरली बुक जरूर पढ़ना है। मेरे पास अभी पढ़ा भी हुआ है, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। मैं खुद पर्सनली उसको रीड कर रही हूँ और मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों ने उसको जरूर पढ़ना है। और उसने बहुत ही हर कंट्री की जो है ना स्टार्ट कहाँ से टेररिज्म हुई थी वहां से उन ग्रुप्स के नाम से लेकर आखिर तक जो है ना आके बताया है। तो टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, ड्रग कार्टेल्स हो गए जो रन कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी चल रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ फिर भी कम है। लेकिन ब्राजील, मेक्सिको, स्पेन, जो ये बाहर के कंट्रीज है उसमें जो है ड्रग कार्टेल्स जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। आई बिलीव वर्ल्ड इन कन्फ्लिक्ट नाम है इसका। मैं आपको समझा रही थी कि मैरीटाइम पायरेसी क्या होता है। बेसिकली हमारी जो दुनिया है उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो थ्रू वाटर होता है, थ्रू नेवल चैनल्स होता है। तो अब जो पायरेट्स हैं वो ज्यादातर आपको सूडान साइड, मतलब अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां पे, और जो यमन जो है उस साइड पे आपको बड़े बड़े जितने बड़े ये शिप्स जाते हैं ना उतने ही बड़े वो जो पायरेट्स हैं उनके पास भी शिप्स हैं। वो क्या करते हैं कि वहां पे जो है ना उनको जो है सीज कर लेते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं, जो भी सामान होता है वो खुद ले लेते हैं और फिर वो इंटरनली जाके ट्रेड करते हैं। तो वो खुद जो है वो एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। नॉन ट्रेडिशनल, ये सारे के सारे नॉन ट्रेडिशनल इसलिए हैं क्योंकि ये जो ड्रग कार्टेल है ये आपके मुल्क में मतलब चल रहा है। इनका कोई इनकी कोई आपसे कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, ये इनका बिजनेस है। पायरेट्स जो है वो हर किसी के ही दुश्मन है, ऐसा नहीं है कि वो आपके दुश्मन नहीं होंगे, जिस मुल्क में रह रहे हैं उनके दुश्मन नहीं है, नहीं, वो उनके भी सामान इसी तरीके से लूटते हैं। फिर आ गया टेररिस्ट नेटवर्क। तो टेररिस्ट जो है वो जनरली सब लोगों के ही तकरीबन दुश्मन है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक बंदे के दोस्त हैं बाकी दूसरे मुल्कों के वो दुश्मन है। फिर आ जाता है इंट्रा स्टेट कन्फ्लिक्ट, जो अंदर के जो कन्फ्लिक्ट हैं जैसे सिविल वॉर वगैरह हो गए, वो खुद एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गए। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट यानी कि जो आपकी सोवेरेनिटी पे ही थ्रेट आ गया है, लेकिन वो ट्रेडिशनल नहीं है, यानी कोई वो जंग नहीं हो रही है आपकी। सही। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है वो 7 नंबर पे जो है सबसे ज्यादा, आप तो कह रहे थे कि 5 नंबर पे आ गया है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से। उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सिर्फ गर्मी नहीं हो रही है, हमारी वाटर शॉर्टेज हो रही है, हमारे यहाँ बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ जो है सी लेवल राइज हो रहा है, हमारा पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम तबाह हो रहा है। तो ये सारे नुकसान जो है वो कौन भर के देगा हमें?
कोई भी एक स्टेट हमें वो नुकसान भर देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई हम एक स्टेट कह सकते हैं कि भाई ये फला मुल्क जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि पाकिस्तान को नुकसान हो। डेमोग्राफिक चेंजेस सच एजिंग और श्रिंकिंग ऑफ पॉपुलेशन, कहते हैं कि जो एक एस्टिमेट है कि जापान में 2045 तक जो है इनकी जो अपनी जो, अगर यही तर्ज रहा तो वहां पे जो है ऑलमोस्ट जापानीज होंगे वो खत्म होना स्टार्ट, मतलब खत्म हो जाएंगे। उनका क्या है कि वहां पे अगर 2000 बच्चे पैदा होते हैं तो 2.5 लाख लोग मर रहे हैं। यानी उनके यहाँ इतना बड़ा गैप हो चुका है कि वहां पे बच्चे पैदा बहुत ही कम हो रहे हैं, लेकिन लोग जो बूढ़े हो रहे हैं वो मर रहे हैं। दूसरा ये कि चाइनीज जो है, मैं उन्होंने जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी इसलिए स्टार्ट की क्योंकि उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कि विद इन 20 to 25 ईयर्स जो है हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो मोस्टली एज कर चुकी होगी, और जो एजिंग पॉपुलेशन होती है वो आप पे लाइबिलिटी होती है, उसको आपने चेंज किससे करना होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं तो ये इतने कम हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं तो वो जो एजिंग पॉपुलेशन है वो उसके उनको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, डेमोग्राफिक चेंज ये भी है कि अगर आपकी बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको आप अच्छे तरीके से खाना नहीं दे रहे हैं, उसको आप अच्छी तालीम नहीं दे रहे, तो फिर वो खुद जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, वहां पे टेररिज्म हो सकता है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वहां की उस वॉर उस क्राइम की वजह से भी आपका मुल्क जो है वो खुद ब खुद इंटरनली आपके लिए जो है एक थ्रेट बन सकता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो खुद एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गई है। मैंने आपको अभी किसी ने ये मिसाल भी दिया था कि भाई हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद कहा है कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा चैनल से जो है पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहा है, यहाँ पे बदअमनी पैदा करना चाह रहा है, विच इज वेरी ट्रू। आपने कभी ये देखा है कि हम पाकिस्तानी पूरा साल कभी शिया और सुन्नी पे जो है ना बहस नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही मुहर्रम आता है तो ऑल सडन आपको अजीब और गरीब किस्म की जो है ना वीडियोस नजर आ जाना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको इस किस्म की चीजें नजर आएंगी जिसमें सुन्नियों को भी जो है ना देख के गुस्सा आए, जिसमें शियों को भी देख के गुस्सा आए। तो अगर हम कर रहे होते तो फिर हम तो हर पूरा साल करते, क्योंकि हम एज अ कौम हमको इतना ज्यादा काम है भी नहीं वैसे, तो हम लोग तो नहीं कर रहे, तो इट मीन्स ये कोई बाहर का कर रहा है। फिर अगेन जो मैंने आपको कहा था कि इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से जो रिपोर्ट एक जो है यूके बेस्ड एनजीओ ने दी थी, उसमें उसने कहा था कि इंडिया जो है वो पिछले 15 साल से एक साइबर वारफेयर जो है उसने स्टार्ट की हुई है पाकिस्तान के लिए, जिसमें वो यूनाइटेड नेशंस की झूठी मूठी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिनको वो यूनाइटेड नेशंस पे प्लेटफॉर्म देता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। ये जो बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी है उसको वो जो है बहुत ज्यादा जो है उसको हाईलाइट करते हैं। और देखें, मैं ये नहीं कह रही कि बलोचिस्तान में जुल्म नहीं है, बिल्कुल ऑफ कोर्स वहां पे जो हमारी स्टेट कर रही है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको वहां पे जो है बजाय ये कि वो वहां मार धाड़ करे, वहां पे हमारी आर्मी और रेंजर्स और एफसी की सारा फोर्सेस खड़ी रहे, बल्कि आप वहां पे जो है लोगों से जो है डील्स करें, वहां के ट्राइबल एरियाज जो है उनके मसले सॉल्व करें, तो वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि ये सारा मसला इंडिया में भी है। इंडिया में तो 54 जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, तो इंडिया जो है हमारी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट ही को क्यों बार बार दिखाता है, वो वहां के लोगों को क्यों नहीं दिखाता। वहां पर भी तो इतने सारे जर्नलिस्ट मरते हैं, वहां पर इतने ज्यादा कत्ल होते हैं बड़े बड़े लोगों के, नहीं वो नहीं दिखाता, वो सिर्फ वो चीज दिखाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, क्योंकि उसे पता है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसको देख रहा है, इंटरनेशनल लोग उसको देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ जो है वो एक जो है सिक्योरिटी थ्रेट बन गई है कंट्रीज के लिए। आपको पता होगा कि रिसेंटली फिर से ये मसले हुए थे, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कहता है कि भाई इसने हमारे हमारे जो है सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। अक्सर जो है यूएसए कहता है कि भाई रशिया हमारे सिस्टम्स को हैक कर रहा है। इसी तरीके से ईरान की भी यही शिकायत है कि इसराइल उस पे जो है अटैक करता रहता है। चाइना की है, हर किसी को एक दूसरे से ये शिकायत है कि भाई वो हमारे हमारे यहाँ साइबर स्पोनेज। आपने इसराइल का तो इतना बड़ा वो अभी जो स्कैंडल हुआ था वो हम सब ने पढ़ा के वहां पे बाकायदा उन्होंने मैडम एक पोस्ट दी पेगासस। थी। पेगासिस पे उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी थी कि भाई इनके मोबाइल ही जो है जो लीडर्स थे उनके हैक कर दिए गए थे। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इट मीन्स कि हमारा जो दुश्मन है वो क्लियरली हमें सामने नजर नहीं आ रहा होता है कि हमारा दुश्मन कौन है, ना ही हमारे पास कोई एक डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में जंग करेंगे इस बंदे से या इस चीज से तो ये खत्म हो जाएगी। नहीं, ये जो है ना इनका ये समझे विदाउट बॉर्डर्स है, ये जो थ्रेट्स है वो विदाउट बॉर्डर्स है। सही। फिर उसके बाद राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो इटसेल्फ एक थ्रेट बन चुका है क्या कहते हैं कि मुल्कों के लिए।
जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो ये खुद जो आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो जो है ना खुद एक हमारे लिए थ्रेट है। वो कैसे कि वो अपने टर्म्स पे जब हमें डिक्टेट करती है तो हमारी जो अपनी जो इंटीग्रिटी है एज अ कंट्री वो कमजोर हो जाती है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेवर किसको दे रही होती है, वो एक पर्टिकुलर कंट्रीज को फेवर दे रही होती है। हाउ इज दैट पॉसिबल कि पाकिस्तान अभी तक जेंडर इंडेक्स में पिछले 40 सालों से जो है सेकंड वर्स्ट कंट्री है। दो हमारी एजुकेशन जो है अफगानिस्तान से तो एटलीस्ट बेहतर है, यमन से बेहतर है, सीरिया से बेहतर है। मैं आपको 15-20 ऐसे कंट्रीज गिनवा सकती हूँ जिससे हमारी हालत बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी हालत कोई कनाडा या कोई जर्मनी और यूएसए, नॉर्वे, आयरलैंड जैसी है व्हेन इट कम्स टू जेंडर इक्वालिटी, बट ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कंट्रीज से हमारे हालात बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा ये दिखाना कि ये जो है एक कुंद जहन कंट्री है और इसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, तो ये कौन कर रहा है, ये यही जो ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये रिपोर्ट्स यही देती हैं। और ये रिपोर्ट्स यूजुअली जो है वो उन पे 100% रिलाय नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बायस्ड होती हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि कभी यही लैंग्वेज जो है जो ये यूज करते हैं, कभी किसी को अच्छा बना देते हैं और कभी किसी को बुरा बना देते हैं। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया कि हमने पहले लेक्चर में ही जो है ये डिस्कस किया था कि एमएनसीज हो गया यानी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, ड्रग कार्टेल्स हो गया, इसके अलावा जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी की सारी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं बेसिकली। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो स्टेट को कैसे मजबूर करती हैं, आप अब खुद देखें कि इतनी बड़ी जंग के बाद अब आखिरकार अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है वो तालिबान से जो है मजाकरात करने पर राजी हो गया, उनके साथ डील किया, विच मीन के नॉन स्टेट एक्टर, ये नॉन स्टेट एक्टर्स है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स इतने पावरफुल हो गए कि जो स्टेट है उसको झुकना पड़ गया। इसी तरीके से मेक्सिको में जो है वहां पे ड्रग कार्टेल्स की बहुत अच्छी अच्छी मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, आपको वो देखनी चाहिए कि वहां पे मतलब एक तो ब्राजील में था एंड देन दूसरा मेक्सिको में था। अगर मुझे वो मिल गई तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि वो जो वहां पे जो माफियाज हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल है कि स्टेट के लोग भी उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। अच्छा, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी जो है वो हमारे 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा मसला हो चुका है। इंसर्जेंसी जो है उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो जब फेल हो जाती है कोई एक चीज प्रोवाइड करने में या बहुत ज्यादा चीजें किसी एक अवाम को प्रोवाइड करने में, तो वो लोग घुट घुट के फिर वो जो है इंसर्जेंसी जो है वो स्पेसिफिक मुल्क के खिलाफ जो लोग करते हैं उसको इंसर्जेंसी कहते हैं। यानी हमारे बलोचिस्तान के जो बलोची लोग हैं वो जो है वो उनको हम टेररिस्ट नहीं कह सकते, वो हम इंसर्जेंट कह सकते हैं। वो इंसर्जेंसी ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने मुल्क के खिलाफ हथियार उठा दिए हैं कि भाई हमें जो है या तो आप हमारा, बल्कि हम बलोचियों को भी इन अ वे इंसर्जेंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई कंट्रोल जो है ना एस्टेब्लिश नहीं किया, उन्होंने कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई है। हाँ, वो अभी मुल्क से नाराज हैं, वो लो लेवल पे इंसर्जेंसी उनकी चल रही है। जैसे इंसर्जेंट्स ऐसे हो गए जैसे अलकायदा के साथ, आईएसआईएस के साथ जो है ना कुछ और छोटी छोटी तंजीमें भी हैं जो यमन में काम कर रही हैं, सीरिया में काम कर रही हैं, इराक में काम कर रही हैं। वो बेसिकली वहां के ही लोग थे जो मुल्क की जो है ना करप्शन से तंग, अल्जीरिया वहां के मुल्क की करप्शन से तंग होकर उन्होंने जो है हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए और वहां पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जैसे हूथीस हो गए। तो अब जो है हुकूमत जो है मजबूर है कि वो उनके साथ जो है बात करे। तो इंसर्जेंसी जो है वो हमारा बहुत बड़ा मसला है जिसमें हमें अपने ही लोगों को फिर मारना पड़ जाता है। जो हुकूमत होती है उसको अपने ही लोगों के जो है ना खिलाफ जो है काम करना पड़ जाता है। अच्छा, आप लोगों का असाइनमेंट यानी होमवर्क ये है कि हम ये टेररिज्म एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं और रूट कॉज क्या है टेररिज्म का। अब सब लोग नोटिस करें, कल मुझे 5 पॉइंट्स आपने बतानी है लिख के कि आप टेररिज्म को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं और इसका रूट कॉज क्या है। अच्छा, खुद जो सिविल वॉर्स होती हैं यानी एक इंसर्जेंसी होती है, दूसरी सिविल वॉर होती है। सिविल वॉर बेसिकली जो लोग जो है लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन वो कोई कंट्रोल स्टेब्लिश नहीं करते हैं किसी भी जगह पे, वो आम लोग होते हैं। जब वो लोग हथियार उठा लें और बाकायदे वो जो है ना हुकूमत से कहेंगे अब ये मुल्क हम चलाएंगे, तो फिर वो इंसर्जेंसी में हो जाते हैं। सिविल वॉर जैसे सीरिया की स्टार्ट हुई थी,
कि वो जो है फिर बाद में इंसर्जेंसी में बदल गई, फिर तो उसमें बहुत 5-6 एक्टर्स वहां पे इंटरनेशनल आ गए, तो वो फिर टेररिज्म और जंग और पता नहीं क्या क्या उसकी खिचड़ी उन्होंने बना दी मुल्क की। तो सिविल वॉर्स जो है वो हमेशा जो है ये एक पैटर्न रहा है कि जहां भी अमेरिका खुश नहीं होता तो वहां वो जो है ना सिविल वॉर जनरेट कराता है। फिर ये सिविल वॉर जो है वो आखिर में रिजीम चेंज में चेंज हो जाती है, यानी कि अमेरिका हमेशा कहता है कि भाई अब जो है ना रिजीम को चेंज किया जाए। यानी ये जैसे वो बशार अल असद जो था, बेसिकली उससे जो है ना लोगों को कम मसला था, बल्कि जो वहां के जो अमेरिका था उसको बहुत ज्यादा मसला था। मैंने आपको पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट समझाया था, तो पेट्रो डॉलर के कंसेप्ट में एक और जो बड़ा डार्क साइड है वो ये है कि जब भी किसी स्टेट के लीडर ने जो है उसको चैलेंज करने की कोशिश की है तो अमेरिका ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उस पर हमला कर दिया है। अब सदाम हुसैन का जो है ना जो भी मसला है उसको छोड़ दे, सदाम हुसैन की एक बहुत बड़ी जो वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका ने उस पर हमला किया था वो ये था कि सदाम हुसैन ने यूरोपियन यूनियन से और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो है ना ट्रीटी साइन करना स्टार्ट कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इंटरनेशनल मनी बकेट जो है, करेंसी बकेट, उसमें आपको ऑयल जो है बेचना स्टार्ट कर दूंगा। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे जो है डॉलर में ही ले, आप अपने पैसों में भी मुझसे ऑयल ले सकते हैं। अब अमेरिका को ये टेंशन हुई कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो इट मीन्स के फिर मेरी तो हुकूमत गई, तो इसीलिए जो है उसने जो ये किया। इसी तरीके से वेनेजुएला जो है उसने भी कुछ इसी किस्म के जो है ना ख्यालात का इजहार किया, फिर वहां पे आपको सिविल वॉर नजर आ जाती है, फिर वहां पे आपको इशूज नजर आ जाते हैं। और यही वजह जो है सम हाउ टू सम एक्सटेंट बशार अल असद की भी है कि बशार अल असद ने भी ये कहा था कि मैं अपने कंट्री का जो ऑयल है वो मैं सेल जो है वो दूसरी करेंसीज में करने के लिए तैयार हूँ। सो फॉर सिर्फ एक ही कंट्री है वो है चाइना, जिसने जो है बेटा आप में से किसी एक का जो है ना माइक, फुरकान आपका माइक जो है उसे ऑफ करें। सिर्फ और सिर्फ चाइना जो है ना वो एक वाहिद कंट्री है जिसने अभी तक जो है अमेरिका को समहाउ चैलेंज दिया है और वो बचा हुआ है। उसको भी अमेरिका ने ट्रेड वॉर के जरिए सबक सिखाना चाहा, लेकिन ओवर द टाइम चाइना इतना पावरफुल हो गया है कि उससे इतना इतना ज्यादा सबक आने के बजाय अमेरिका को खुद उसको सबक सिखाते सिखाते सबक आ गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन और फॉरेन रिजीम फेलियर इन सिविल वॉर्स। भाई अमेरिका ने जितनी भी आज तक सिविल वॉर्स के बाद उसको चेंज करने की कोशिश की है, वो इराक हो गया, वो अफ्रीका के कंट्रीज हैं, इसके अलावा आप देख लें हालत अफगानिस्तान की जहाँ पे उन्होंने बड़ा डेमोक्रेसी के झंडे गाड़े, तो अब क्या हो रहा है वहां पर, तो हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। आज इराक के लोग कहते हैं कि सद्दाम हुसैन जैसा भी था लेकिन हम काफी हद तक सद्दाम हुसैन के अंडर, एक डिक्टेटर के अंडर बेटर थे। अब वही हालत आप इजिप्ट की देख लें, इजिप्ट वालों ने एक रेवोल्यूशन लाया, अब क्या हो रहा है, अब वहां पे पहले से भी बदतर हालात हो गए हैं। लिबिया का आप हाल देख लें, लिबिया का भी पहले से बदतर वहां पे हाल हो गया है। तो द थिंग इज कि ओवरऑल जो सिविल वॉर्स लगती हैं उसके बाद जो है समहाउ ये कंस्पिरेसी होती है, और उसके बाद क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन से इंटरवेन करें या फिर यूएसए खुद इंटरवेन करे और वो चेंज करा देते हैं जो है। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था? ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमें भी है, तभी तो देखे ना कि शिया सुन्नी का मसला हो गया, सिंधी महाजिर का मसला हो गया, ये बार बार हमें क्यों नजर आते हैं? वो इसलिए नजर आते हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भी थोड़ा सा कमजोर हो जाए तो वो हम पे भी किसी ना किसी बहाने से हमला करके हमें कंट्रोल करे। हमें कंट्रोल करने की माना है वो डायरेक्ट जो है ईरान को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ईरान पे नजर रखना, ईरान को जो है ना तंग करना उनके लिए आसान हो जाएगा और चाइना के लिए। तो इसी वजह से पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसे हमेशा से ये पता है कि भाई यूएसए की पीछे की जो है ना इंटेंशंस क्या है, तो वो हमेशा गेट रेडी रहते हैं कि जब भी कभी इस किस्म के हालात आए हैं तो उन्होंने कोशिश की है कि हम उस हालात को जल्द से जल्द कंट्रोल करें। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, आपको पता है क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे इश्यूज क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फ्रेश वाटर खत्म हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम हो रहे हैं, एनर्जी इश्यूज हो रहे हैं, जैसे जैसे गर्मी हो रही है तो इस तरीके से एनिमल्स कम होते जा रहे हैं। हमारे एनिमल्स की एक्सटिंक्शन की मतलब है कि हमारा फूड चेन ओवरऑल खत्म हो जाएगा। तो ये सारे मसले हो रहे हैं जो नॉन सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाता है। साइबर कन्फ्लिक्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में जो है समझा दिया है कि कैसे जो है साइबर वॉर जो है एक थ्रेट बन चुकी है दुनिया के लिए। यानी जैसे चाइना और यूएसए की चल रही है, या चाइना यूएसए इसराइल एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, रशिया यूएसए के खिलाफ खेल रहा है, ईरान जो है वो हम ईरान सॉरी नहीं इराक
इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ कर रहा है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन गया है। इसी तरीके से खुद साइबर जो है, साइबर सिक्योरिटी जो है या साइबर कंफ्लिक्ट, साइबर एक्सप्लॉयटेशन है, वो आईएसआईएस ने बहुत यूज की। जिस किस्म की उन्होंने वीडियो छोड़ी, जिस किस्म में उन्होंने, मैंने तो खैर वो कभी वीडियो नहीं देखी, लेकिन उन्होंने मतलब पता नहीं क्या दिखाया था कि हम कोई इस्लामी रियासत क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ भलाई होगी, अमन होगा, लोगों को मारकर दूसरों के जनाजों पे ये जो है ना अमन क्रिएट करेंगे। और उससे बहुत ज्यादा जो है लोग जो है वो इम्प्रेस हुए, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से नेशनलिटीज छोड़ के, अपने रिलीजन छोड़ के वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके उन्होंने आईएसआईएस को ज्वाइन किया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो सब होने के बाद जो है उन्हें उस चीज का फिर बाद में पछतावा होता है। आपने आई एम नॉट श्योर कि अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है, द लेफ्ट ओवर ऑफ आईएसआईएस, जहाँ पे जो है आईएसआईएस की वाइफ्स जो हैं वो अब उनकी जो है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने एक गांव बनाया हुआ है जहाँ पे वो बैठी हैं, जिसमें हाफ तो कहती हैं कि हम जो है अब हमें अपने मुल्क में वापस जाना है, हम बहुत पछता रहे हैं, लेकिन देर आर मेजोरिटी जो अभी भी जो है ना अपने बच्चों को वही तालीम दे रहे हैं। सो बेसिकली अब मसला ये है कि साइबर कन्फ्लिक्ट को जो है वो खत्म कैसे किया जाए, या साइबर वारफेयर को खत्म कैसे किया जाए। तो पहला हमारा इशू जो हम सॉल्यूशन में कहेंगे वो ये है कि भाई कोई भी इंटरनेशनल लॉ अभी तक नहीं बना कि अगर कोई कंट्री, हमने 2 बार जो है ना प्रूव किया है कि इंडिया हमारे खिलाफ साइबर वार कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के पास ऐसी कोई सैंक्शन नहीं है, ऐसा कोई रूल लॉ नहीं है। तो पहले तो लॉ बनाया जाए, उसके बाद सब लोगों को अपनी सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए। इसके अलावा जो कल्प्रिट निकले तो उस पे जो है आप स्ट्रिक्ट जो है सैंक्शंस लगाएं, ताकि जो है वो फिर कभी, या दूसरे जो ममालिक हैं वो फिर कभी आपसे इस किस्म की वॉर ना कर सके। और जो कंट्रीज एक दूसरे के दोस्त हैं वो एक दूसरे को, जो ग्लोबल नॉर्थ है वो ग्लोबल साउथ को जो है वो टेक्नोलॉजी फराहम करे, वो एजुकेशन फराहम करे कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो अपनी जो है भलाई कर सकें, अपनी सिक्योरिटी कर सकें। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। आज का लेक्चर जो है ये फाइनल होता है। अब इंशाल्लाह इसके बाद सिर्फ 3 जो है हमारे लेक्चर्स रहते हैं, 4 रहते हैं बेसिकली, जो मैं कोशिश करूंगी कि 2-2 करके आपके ले लूं। तो अगर कोई सवाल है तो पूछें।